नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अब करंट अफेयर्स को पढ़ना आसान हो चुका है। हुआ आसान क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में टॉपिक कैसे बनते हैं वो आप जानेंगे। तो अब तक हमने जो है 5 क्लास ले ली है। ये क्लास है आज हमारी 6वीं 6 नंबर की क्लास है, और इसका टॉपिक क्या है आपके सामने, प्रमुख सांस्कृतिक घटनाक्रम और मुद्दे। सांस्कृतिक घटनाक्रम, जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि पद्म अलंकरण 2024 में पद्म विभूषण किन्हें मिले, तो किस क्षेत्र से है वो। जैसे पद्म विभूषण जो है 5 व्यक्तियों को मिले हैं, तो वो कौन-कौन से क्षेत्र है, किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जानेंगे। अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो एक सांस्कृतिक घटना हो गई, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार के जैसे अपनी फ़ारसी की जो भाषा है उसे शास्त्रीय भाषा में शामिल किया है, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है? और महिला सशक्तिकरण जो पुरस्कार मिले हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश की आरती को मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, जो मुद्दे हैं घटनाक्रम में, सांस्कृतिक घटनाक्रम में आते हैं। ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षा आपकी आने वाली है, और पशु परीक्षा के अलावा आप जो है बीडीओ, पटवारी, आरएएस या किसी की भी जिसमें करंट अफेयर्स आता है, ये टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप चैनल पर जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज, अगर आपको करंट अफेयर्स देखनी है तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यहाँ से होगी आपकी, और स्पेशल अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के जो आपको जो है शॉर्ट्स वीडियो दी जाती है डेली मॉर्निंग में शॉर्ट्स के माध्यम से 5 टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं डेली के हिसाब से, जो न्यूज़ बनती है उनसे। तो वो जरूर देखा करें आप, क्योंकि उनसे आपको जो है सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है साथियों, बाकी आपको जो है कम्युनिटी जो पोस्ट है उसमें भी आपको जो है करंट तैयार करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो। और यहाँ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्लास कैसी लगती है, क्या आपके लिए लाभदायक है या नहीं। मेरा मानना है, इसलिए मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ कि आपके लिए लाभदायक है। चलिए तो साथियों करते हैं शुरू, है ना। आ जाइए, अपने साथियों तक क्लास को शेयर जरूर करते हैं एक बार। आ जाओ, अब करते हैं अपने प्रमुख सांस्कृतिक घटनाक्रम और मुद्दों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आ जाओ। ये है अपने प्रमुख सांस्कृतिक घटनाक्रम और मुद्दे। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से इसको आप देख पाएंगे ताकि। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पद्म अलंकरण को लेकर। तो पद्म अलंकरण 2024 यानी कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 132 कितने, तो याद क्या रखना आपको, ये याद रखना है 132 पद्म अलंकरण, जिनमें आपके जो पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है और पद्मश्री भी है। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 132 टोटल जो अपने अलंकरण हुए, जिनमें से जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री सभी थे। ठीक है, इनमें से 5 जो है पद्म विभूषण, और बात करें 17 पद्म भूषण और 110 जो है पद्मश्री शामिल है। तो 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार 132 को जो है टुकड़ों में बांटा गया है, ये मान लीजिए आप। बात करें, एक पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है युगल। तो युगल और 2 युगल शामिल किए गए। तो युगल क्या होता है, एक युगल मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, और यही आपका युगल है। तो 2 युगल शामिल किए गए। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं, 30 महिलाएं, याद रखिएगा। और सूची में विदेशी यानी कि एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के जो है 8 व्यक्ति और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये जो सारणी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस सारणी का आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, ये वाली पद्म विभूषण 2024, पद्म विभूषण 2024 यानी पद्म विभूषण कितनों को मिला था, तो पद्म विभूषण जो है 5 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों को मिला। 5 कौन कौन से थे हमारे, तो पहले थे हमारी सुश्री बैजंतीमाला बाली, कला के क्षेत्र में इन्हें मिला, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। तो बैजंतीमाला। कौनी डेला चिरंजीवी, कौनी डेला चिरंजीवी को आपने साउथ की मूवी में देखा है, बिल्कुल आज आपको पता चला होगा कि चिरंजीवी जो है उनका नाम जो है पूरा नाम क्या है, तो कौनी डेला चिरंजीवी। चिरंजीवी क्या करता है, कौनी देता है, कौनी से मारता है, कौनी से मार के क्या करता है, फाइट करता है, कौनी से कौनी देता है, और कौनी से मार के गुंडों को भगाता है। तो याद रखिएगा, कौनी डेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में बिल्कुल साउथ के एक्टर है, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू जी सार्वजनिक मामलों में इन्हें मिला है और आंध्र प्रदेश से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपको कैसे बनेगा, यहाँ से आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला या फिर किसे नहीं मिला। तो इन तीनों को दे देगा, एक इनमें से कोई नहीं दे देगा, या फिर एक दूसरा नाम दे देगा। ठीक है, और या फिर आपसे क्या से पूछा जा सकता है कि एम वेंकैया नायडू जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, 2024 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो आपको ऑप्शन में रख देगा कला है, सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, और एक और रख देगा। तो आपको आंसर क्या देना है, सार्वजनिक मामलों में जो है एम के वेंकैया नायडू को, और सामाजिक कार्य की बात करें तो बिंदेश्वर पाठक को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है, और ये बिहार से है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जो है पद्मा कला के क्षेत्र से तमिलनाडु सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन 5 को आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा संसद रत्न और संसद महारत्न अवार्ड 2024।
संसद रत्न और संसद महारत्न अवार्ड 2024 किसे मिला? तो वर्ष 2024 के लिए 5 लोकसभा सदस्यों को, कितने को? 5 लोकसभा सदस्यों को, कितनों को मिला है? 5 लोकसभा सदस्यों को जो है संसद रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें भाजपा के सुकांत मजूमदार, सुधीर गुप्ता, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, राकांपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा शामिल है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। संसद रत्न यानी कि वर्ष 2024 के लिए 5 लोकसभा सदस्यों को जो है संसद रत्न सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो संसद के 5 रत्न कौन कौन से हैं? 5 रत्न हैं आपके सुकांत 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 सुधीर शिवसेना की श्रीकांत, सुकांत सुधीर श्रीकांत, राकांपा के राम सिंह और कुलदीप। तो सुकांत मजूमदार आपको याद रखना है। से सुकांत, से श्रीकांत, से सुकांत श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ठीक है। और सुकांत मजूमदार, राम सिंह कोले और कुलदीप राय शर्मा, इन 5 को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा MS स्वामीनाथन पुरस्कार। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर VR कंबोज को 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर VR कंबोज को। VR कंबोज को कब दिया गया? तो ये दिया गया भाई 2 जनवरी 2024 को। 2 जनवरी 2024। BR कितने शब्द है? V और R। BR यानी कि 1 और 2 यानी कि 2 जनवरी। BR 2 जनवरी को जो है स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। प्रोफेसर कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो जो ये जो हमारे BR कंबोज है जिन्हें 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट है हमारे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आप सभी को ज्ञात है अच्छे से और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। तो इसको डिटेल में जान लेते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। तो प्राण प्रतिष्ठा कब संपन्न हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को। 2 जनवरी को क्या हुआ? 2 जनवरी को आपके MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? तो प्रोफेसर कौन सा जिसमें 2 शब्द B और R यानी कि 2 जनवरी BR कौन? BR कंबोज, जो कि कुलपति कहाँ के? तो कंबोज जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो है 16 जनवरी 2024 से शुरू हो गया था। रामलला की मूर्ति को मैसूर की मूर्तिकला, अब ये पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रामलला की मूर्ति के जो मूर्तिकार थे वो कहाँ के थे? तो वो मैसूर के थे। और कौन थे? अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया था। तो अरुण योगीराज ने जो है रामलला की मूर्ति का निर्माण किया। एक प्रकार से मूर्तिकार थे, मैसूर के थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भगवान राम की मूर्ति बनाने में उपयोग किया गया काला पत्थर जो कर्नाटक से लाया गया था। तो जो काला पत्थर उपयोग में लिया गया था उसे कर्नाटक से लाया गया। भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की 51 इंच ऊंची मूर्ति का वजन जो है कितना? 200 किलोग्राम वजन हो जाएगा। ठीक है, 51 इंच की ऊंची और 200 किलोग्राम वजनी भगवान राम का जो है 5 वर्षीय बाल स्वरूप है। 5 वर्षीय बाल स्वरूप है। ठीक है, काला पत्थर कहाँ से लाया गया? कर्नाटक से लाया गया। मूर्तिकार कौन? मूर्तिकार थे मैसूर के अरुण योगीराज जी। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाओ। मंदिर के बारे में वास्तुकार की बात करें तो चंद्रकांत V सोमपुरा और उनके पुत्र थे आशीष, इन्होंने जो है डिजाइन किया था। तो मंदिर का जो डिजाइन किया था वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांता V सोमपुरा और उनका पुत्र था आशीष। चंद्रकांत V सोमपुरा आशीष। ठीक है, इन्होंने जो है मंदिर का डिजाइन बनाया था। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया था। तो ये शैली जरूर याद रखिएगा, नागर शैली पूछी जाएगी बिल्कुल कि अयोध्या में रामलला की जो राम मंदिर है वो किस शैली में इसका निर्माण करवाया गया। तो नागर शैली आपको याद रखनी है। ये कला, आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन है आपका और करंट का भी क्वेश्चन है। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम यानी 380 फीट और चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट और ऊंचाई की बात करें 161 फीट। ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें कुल जो है 392 स्तंभ है, 44 दरवाजे हैं। ये आपको याद रखना है कि 392 तो स्तंभ है और 44 दरवाजे हैं। 392 स्तंभ और 44 दरवाजे। दरवाजे कितने हैं? 44 दरवाजे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे भाई? 22 जनवरी 2024 को जो है रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न हुई है ना। तो 22 दूना 44 दरवाजे। 22 जनवरी को कितने बने? 44 दरवाजे बने। 22 जनवरी को 44 दरवाजे बनकर संपन्न हुए 392 स्तंभों पर। ठीक है, 3 मंजिला मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है और जहाँ सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर में कुल 5 मंडप हॉल है। एक तो है नृत्य मंडप, दूसरा सभा मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इस प्रकार से आपके जो है मंदिर में कुल कितने मंडप है? 5 मंडप है। 5 मंडप याद रखने हैं। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। पहले नृत्य किया, फिर रंग जमा नृत्य का, फिर सभा की, फिर प्रार्थना की और फिर कीर्तन किया भगवान राम का। ठीक है, मंदिर में कहीं लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, याद रखिएगा। इस मंदिर में जो है लोहे का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। तो बंसी पहाड़पुर का जो गुलाबी बलुआ पत्थर है उसका उपयोग किया गया है। और काला पत्थर कहाँ से लाया गया? काला पत्थर कर्नाटक से लाया गया। कैसे? काला पत्थर कहाँ से? काला पत्थर और कहाँ से? कर्नाटका
ठीक है, कर्नाटक से लाया गया। रामलला की मूर्ति के जो मूर्तिकार कौन थे, तो अरुण योगीराज, याद रखिएगा। अब बात करें सूर्य तिलक तंत्र। सूर्य तिलक तंत्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राम मंदिर की एक अनूठी विशेषता इसका सूर्य तिलक तंत्र है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए जो है सूर्य की सीधी किरणें भगवान राम की मूर्ति के माथे पर पड़ने वाली है। तो ये वास्तुकार की कला है। ठीक है, हाँ, चलिए, तो दोपहर के 12 बजे जो है 6 मिनट के लिए सूर्य की सीधी किरणें भगवान राम की मूर्ति के माथे पर पड़ने वाली है। ठीक है साहब, तो यह है सूर्य तिलक तंत्र, जो कि इनकी मंदिर की खासियत है। मंदिर निर्माण में तकनीकी संस्थाओं का योगदान रहा है। जो है CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद और DST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT पालमपुर शामिल है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं। तो मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा 1528 ईस्वी में अयोध्या के राम मंदिर को नष्ट कर उसी ढांचे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। राम मंदिर पर बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी। 22 जनवरी तो 5 अगस्त 2020 को नींव रखी थी इसकी, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी। संपन्न कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। दरवाजे कितने थे? 22 दूना 44 दरवाजे, 392 स्तंभ थे। ठीक है, तथा संपन्न 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024। तो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की बात करें तो गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? कर्तव्य पथ पर। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे भारत के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, सॉरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है मुख्य अतिथि थे 75वें गणतंत्र दिवस, जो कि कहाँ पर? अपने कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। यह छठी बार जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने, ये छठी बार ऐसा हुआ है। विगत वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। तो 2023 में कौन थे? तो ये थे हमारे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और 2024 में अपने जो है 75वें गणतंत्र दिवस में कौन रहे? तो मुख्य अतिथि रहे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, वर्ष 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे और थीम थी, अब ये थीम याद रखनी है आपको, थीम इंपॉर्टेंट होती है ना, तो थीम जरूर याद रखें कि थीम 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जननी है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी कि जननी है। तो थीम क्या थी कि विकसित भारत और भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट शामिल हुआ था। चलिए और बात कर लेते हैं अपने इसी 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में। तो परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। राजस्थान की झांकी का विषय अगर देखें तो विकसित भारत में पधारो हमारे देश था। तो ये आपको याद रखना कि विकसित भारत में पधारो हमारे देश राजस्थान की झांकी का विषय था। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए लगभग 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के साथ ही दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह का शुभारंभ 23 जनवरी 2024 को हुआ। 23 जनवरी 2024 हुआ और यह समारोह 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। पराक्रम दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। तो भारत पर्व का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो 31 जनवरी 2024 तक जारी रहा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला था। तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो किस झांकी को मिला था? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। जीवंत गांवों को दर्शाने वाली गृह मंत्रालय की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। तो गृह मंत्रालय की ओर से जीवंत गांवों की जो झांकी थी उसको जो है दूसरा पुरस्कार मिला और प्रथम पुरस्कार जो है आपके संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला। ओडिशा की झांकी पैनल चॉइस कैटेगरी में पहले स्थान पर रही, जबकि धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना फारसी भाषा को लेकर। तो फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में होगी अब शामिल, यानी कि फारसी भाषा है उसे अपन की जो 9 शास्त्रीय भाषा है उनमें शामिल अपन करने वाले हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत भारत यानी फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को, इनमें से तमिल 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा थी, जबकि उड़िया को नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाली और प्राकृतिक को भी संरचित किया गया। इस प्रकार इस सूची में फारसी 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल होगी। तो फारसी कितनी? 9वीं। और कुछ फैक्ट है वो भी आपका जानना जरूरी है। तो नो द फैक्ट्स। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं।
ठीक है। तो जो कोई भी भाषा है, जैसे फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल कर रहे हैं, तो शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रामचरितमानस सहित 3 पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस आप सभी ने पढ़ी होगी। रामचरितमानस सहित 3 पांडुलिपि और है जिन्हें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो भारतीय साहित्य और संस्कृति की पहचान, रामचरितमानस जो है भारतीय साहित्य और संस्कृति की पहचान है, जिसे पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर UNESCOX मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो एक तो रामचरितमानस हो गई आपकी, रामचरितमानस, ठीक है साहब, रामचरितमानस। दूसरी आपको याद रखनी है क्या? पंचतंत्र। तीसरी क्या याद रखनी है आपको? सहृदय लोकलोचन। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन। इन तीनों को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक सहृदय लोकलोचन, पंचतंत्र और रामचरितमानस की रचना क्रमशः पंडित आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास ने की। तो सहृदय लोकलोचन की रचना किसने की? तो आपको याद रखना, पंडित आचार्य आनंदवर्धन ने। सहृदय आनंद, हृदय से आनंद आया, हृदय से आनंद आया सहृदय लोकलोचन को पढ़कर। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की। विष्णु शर्मा ने किसकी? पंचतंत्र की। तो विष्णु शर्मा ने किसकी रचना करी? पंचतंत्र की। आपको याद रखना, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, अब आ जाए इधर। तो उत्तर प्रदेश की आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली आरती को लंदन के प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल ने उनकी दृढ़ता और बदलाव लाने के प्रयासों के लिए अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? आरती जी को। आरती जी उत्तर प्रदेश की है। आरती को यह पुरस्कार किंग्स चार्ल्स तृतीय ने प्रदान किया। तो पुरस्कार किसने प्रदान किया? किंग्स चार्ल्स तृतीय ने। आरती बहराइच में पिंक ई रिक्शा चलाती है और दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रास्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसकी पूरी डिटेल। और रास्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप यानी प्रख्यात भारतीय लेखक रास्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो रास्किन बॉन्ड को क्या मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप का जो सम्मान मिल दिया गया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन? माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव ने 11 मई 2024 को बॉन्ड के निवास पर पट्टिका सौंपी थी। तो 11 मई 2024 को रास्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान दिया गया। 9 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे बॉन्ड यानी कि आपने रासमिक बॉन्ड जिन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे बॉन्ड का 50 वर्षों से अधिक का शानदार लेखन कैरियर रहा है। उन्होंने रैन इन द माउंटेन्स, द लैंड ऑफ द फ्लाइंग लामा और गोइंग अप विद घोस्ट जैसी गैर काल्पनिक पुस्तकें भी लिखी है। नेक्स्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर मिला है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर मिला है। इसकी वन्यजीव संरक्षण करता है डॉक्टर पूर्णिमा, ये वन्यजीव संरक्षण करता है। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा वर्ष 2024 के व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में 1 मई 2024 को एक सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें विलुप्त हो रही ग्रेटर एंड जुटेंट स्टॉर्क यानी हरिला सारस पक्षी जो कि आपके भारत में आते हैं, है ना, और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए सम्मान दिया गया है। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में व्हिटली अवार्ड आए या फिर आए आपका ग्रीन ऑस्कर, ये दोनों एक ही है, तो एक ही नाम से। ठीक है, तो व्हिटली अवार्ड या फिर कहे ग्रीन ऑस्कर। तो व्हिटली अवार्ड किसे मिला है? आपकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस क्षेत्र में? तो ये वन्यजीव संरक्षण करता थे, इस क्षेत्र में मिला है व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 2022 में इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ का सम्मान भी मिल चुका है। अब बात करते हैं कच्छ अजरक के को भौगोलिक संकेतक। ये क्या है भाई? तो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक ने गुजरात के कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र प्रदान किया है। क्या प्रदान किया? GI टैग भी दिया है साहब। अजरक एक कपड़ा शिल्प है। अजरक क्या? एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात की सांस्कृतिक ट्रेपेस्ट्री से संबंधित है। अजरक शब्द अरबी शब्द है जो कि अजरक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना?
नेक्स्ट है अपना पॉइंट, यूनेस्को ने कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला साहित्य शहर। तो कोझिकोड जो है भारत का पहला साहित्य शहर बन चुका है। देश के दक्षिण राज्य केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर 23 जून 2024 को घोषित कर दिया। तो 23 जून 2024 को यह घटना घटती है कि केरल में एक शहर है कोझिकोड नाम से, तो उस कोझिकोड को जो है यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित कर दिया है। अरब सागर के तट पर स्थित इस शहर को पूर्व में कालीकट के नाम से जाना जाता था। कोझिकोड कहे या फिर कालीकट कहे, इसे जो है साहित्य शहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। ठीक है, कहाँ पर है कालीकट कोझिकोड? तो ये आपके केरल में स्थित है। ठीक है, यह वह स्थान है जहाँ पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आए थे। याद रखिएगा, वास्को डी गामा पहली बार कहाँ आए थे? तो अपने जो है कोझिकोड आए थे। ठीक है, कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को भी यूसीसीएन में शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत, तो वहीं कोझिकोड ने साहित्य की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। तो एमपी ने कहाँ जगह बनाई है? एमपी के ग्वालियर ने संगीत, और कोझिकोड तो साहित्य शहर बन ही चुका है। नेक्स्ट हमारा बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए। तो बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर सूची में शामिल किए गए। बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में शामिल कर लिया गया है। सम्मिलित आर्द्र भूमियाँ, बिहार की जिन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर कंजर्वेशन के तहत मान्यता दी गई है, उनमें एक तो है नागी और दूसरी है नकटी। तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य शामिल है। कौन कौन से शामिल है? बिहार के जो 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल किए, वो है नकटी और नागी। तो नाग कैसी है? नाग नकटी है जिसमें पक्षी है, नाग नकटी है जिसमें पक्षी आते हैं। नाग कैसे है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल हुए बिहार के 2। ठीक है, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कंजर्वेशन के तहत मान्यता मिलने से देश में अत्यधिक मान्यता प्राप्त जलभराव वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल संख्या की बात करें तो 82 हो चुकी है अब। नेक्स्ट है श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा। तो श्रीनगर को जो है विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला गया है। श्रीनगर को कौन सा दर्जा मिला है? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है। जबकि अपने जो कोझिकोड शहर है, उसे किसका दर्जा मिला है? उसे जो है भारत का पहला साहित्य शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में बात करें तो एमपी का ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो श्रीनगर है हमारा, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, विश्व शिल्प शहर का। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। तो ये कौन से नंबर का है? चौथा भारतीय शहर है। इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले मिल चुकी है, और श्रीनगर को जो है चौथा नंबर है जो कि विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं अपन, अरुंधति रॉय ने जीता पेन पिंटर पुरस्कार 2024। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अरुंधति राय ने जीता है। तो बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुहाता राय को उनके अडिग और अटल लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा जून 2024 में की गई। ठीक है, तो जून 2024 में इसकी घोषणा हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि जो अरुंधति राय है, ये जो है अडिग और अटल लेखन के लिए जानी जाती हैं, तो इसलिए इन्हें जो है पेन पिंटर पुरस्कार दिया जाएगा। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में शुरू किया गया था। पेन पिंटर पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। अरुंधति को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला था। अब बात करें डॉक्टर उषा ठाकुर को बार विश्व हिंदी सम्मान मिला है। डॉक्टर उषा ठाकुर को बार विश्व हिंदी सम्मान मिला है। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा 27 जून 2024 को आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा 12वां मिला है? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा मेरे दोस्त कि डॉक्टर उषा ठाकुर को विश्व हिंदी सम्मान मिला, और ये कब मिला? तो 27 जून 2024। कौन सा था? तो ये था 12वां। आपको ये शब्द भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला 27 जून 2024 को। ठीक है, उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, SEBI को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया जाएगा। SEBI को जो है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत में प्रतिभूति बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए, यह पुरस्कार सेबी की पूर्णकालिका सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने 7 जून 2024 को हांगकांग में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया था।
सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना है एवं इसका विनिमय करना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तथा क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेलेन सुब्बैया को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है अपनी कि वेलेन सुब्बैया को जो है ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार मिला है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष वेलेन सुब्बैया को वर्ष 2024 के ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। वेलेन सुब्बैया को उन्हें यह पुरस्कार 4 से 7 जून 2024 को मोनाको के मॉन्टे कार्लो में जो है आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। श्री सुब्बैया को इस किताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 47 देश और क्षेत्रों की बात करें तो 51 पुरस्कार विजेताओं में से चुना गया था। इस पुरस्कार के 24 वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय हैं। नेक्स्ट न्यूज है अपनी मोईदम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के चराईदेव जिले में स्थित ऐतिहासिक मोईदम को यूनेस्को की लोकप्रिय विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली विरासत है। विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र की बैठक नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड कमेटी की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, तो यह है हमारी अब लास्ट एंड फाइनल न्यूज आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो रोशनी नादर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी होनोर से 8 जुलाई 2024 को सम्मानित किया। ठीक है, तो ये थी अपनी पूरी आज की क्लास की न्यूज़। अब एक बार आपको मैं जो है इसे आप चाहो तो मैं मेन हेडिंग एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ शुरू से, है ना। तो पद्म अलंकरण की बात कर ली अपन ने, जिसमें 132 टोटल पद्म अलंकरण। ठीक है, और ये जो है 5 पद्म भूषण, 17 पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। ठीक है, पद्म विभूषण किसे किसे मिला? तो बैजंती माला को मिला, कोनिरीला चिरंजीवी को मिला, वेंकैया नायडू को मिला, विद्वेश्वर पाठक को मिला मरणोपरांत और सुब्रमण्यम को मिला। ठीक है, तो विद्वेश्वर पाठक ने सामाजिक कार्य करे, वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक मामले सुलझाए। ठीक है, और सारे अपने जो है बैजंती माला, चिरंजीवी और सुब्रमण्यम जो है कला के क्षेत्र से है। ठीक है, संसद रत्न और संसद महारत्न अवार्ड 2024 जो है 5 लोकसभा के सदस्यों को दिए गए हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो BR कम्बोज को 2 जनवरी 2024 को दिया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। मूर्तिकार कौन थे? तो मूर्तिकार अरुण योगीराज थे। ठीक है, 200 किलोग्राम की है ये। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, और 44 दरवाजे याद रखना। मंडप कितने हैं? तो 5 मंडप है, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। सूर्य तिलक की बात करें तो 12 बजे 6 मिनट के लिए जो सूर्य भगवान की जो सीधी किरण जो है रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए। और 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें क्या है? ये आपके नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, बाकी थीम याद रखिएगा, थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आरती अमल को जो है क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, और फारसी भाषा को जो है अपनी शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया गया है। रामचरितमानस के अलावा 2 और पांडुलिपि है, एक तो पंचतंत्र है और एक सहृदय लोक है। पंचतंत्र के लेखक कौन? तो विष्णु शर्मा, सहृदय के तो आनंद, हृदय से आनंद, और रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्हें जो है आपके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, और थी अपनी रास्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है। ग्रीन ऑस्कर कहे या फिर कहे विटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, एक ही चीज़ है। इन्हें पहले क्या मिला? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ का सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। बात करें कच्छ में अजरक को, तो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए जो है कच्छ के गुजरात में जो पारंपरिक कारीगरों को GI टैग प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने कोझिकोड को घोषित किया है भारत का पहला साहित्य शहर। तो भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड कहाँ है? केरल में कोझिकोड को और क्या कहते हैं? तो कालीकट कहते हैं, और यहीं पे आया था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, और बात करें संगीत के क्षेत्र में तो संगीत के क्षेत्र में आपका MP का ग्वालियर हो जाएगा। और बात करें बिहार के 2 पक्षी, तो पक्षी अभ्यारण्य नाम से कौन कौन से? तो नाग जो है नकटा है, नाग कहता है नकटा है जिसमें पक्षी रहते हैं, तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। श्रीनगर को जो है विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, और इससे पहले जो है 3 को और मिल चुका है, जो कि आपके जयपुर मल्लपुरम और मैसूर को। ठीक है, चौथे नंबर पे अपने श्रीनगर को मिला है। अरुंधति राय ने जीता पेन प्रिंटर पुरस्कार। अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि ये अटल और अड़िग लेखन करती हैं। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। ठीक है, SEBI बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और
और क्या बचा अपना बैलेंस भैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार मिला है और मोइदम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल हो चुका है। ठीक है, बात करें रोशनी नादर की, तो रोशनी नादर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और ये जो है आपके SCL टेक की अध्यक्ष है रोशनी नादर, जो कि रोशनी नादर मल्होत्रा। फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से जो है 8 जुलाई 2024 को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से क्लास याद हो गई होगी। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको जो है आप जो है हमारे इंस्टाग्राम मैसेज पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर आपको जो है PDF अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है चैनल के बायो में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सीधी लिंक मिल जाएगी। तो मैसेज कर दीजिएगा सर PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF अपलोड करवा दूँगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर करके रहते और इसी तरह की क्लास आपके लिए रोज आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।